नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अशोका स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख इतिहास के स्रोत। और हमने इस टॉपिक के बारे में प्रीवियस वीडियो में कुछ अध्ययन भी कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने एक तो गोसुंडी का शिलालेख देखा था, अशोक के शिलालेख पढ़ लिया था, बल्ली का शिलालेख देख लिया था और मानमौर्य का शिलालेख देख लिया था। अब और उसमें विष्णु स्तंभ या कीर्ति स्तंभ भी पढ़ लिया था। अब चलते हैं आगे, कौन सा नंबर 6 पे, वह है कुमलगढ़ का प्रशस्ति या कुमलगढ़ का शिलालेख। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 6 पे 5 तो हो गया था। 5वां कौन सा था? कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ, जिसको मैंने आपको तीनों के नाम के बारे में अलग से और बस समझा दिया था। अब है अपना कुमल स्वामी या कुमलगढ़ प्रशस्ति। कुमलगढ़ प्रशस्ति कौन सी दोस्तों? कुमलगढ़ प्रशस्ति, जिसका आज ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, वो देख लेना। यह है कुमलगढ़ प्रशस्ति। अब है ये कहाँ पे? यह है अपने राजसमंद में, जो कुमलगढ़ का दुर्ग है ना, उसके अंदर है। और उसका दूसरा नाम है कुमस्वामी मंदिर या मामादेव का मंदिर। ठीक है, ये तो हो गया उसका नाम। और यह है वर्तमान में किस नाम से है, इसका निर्माण किसने करवाया, इसका लेखक कौन था, भाषा कौन थी, और इसके बारे में किसकी जानकारी, क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि भाषा दो ही हुआ करती थी। जो अपने राजस्थान में जो प्रशस्तियाँ मिली है, शिलालेख मिले हैं, उनकी दो ही भाषा है। आमतौर पर ज़्यादातर है संस्कृत और दूसरे नंबर पर राजस्थानी भाषा। और इसके लेखक दो हुआ करते थे, दो। अब वैसे तो एक ही, लेकिन एक इतिहासकार हुआ थे अपने राजस्थान में, गौरीशंकर ओझा जी, जो उसको न मानकर दूसरों को दूसरा मानते हैं। तो लेखक दो थे अपनी इसमें। एक तो था कौन सा? एक तो था कान्हा व्यास, जो आमतौर पर माना जाता है। लेकिन ये एक था, दूसरा था महेश भट्ट। ठीक है, कौन सा? महेश भट्ट। ये किसके अनुसार था महेश भट्ट? ये था अपने जो था ना गौरीशंकर ओझा जी, उनके अनुसार था। अगर एग्जाम में पूछ लिया आपको कि सीधा सीधा पूछ ले कि इसका लेखक कौन था, तब तो आएगा ये। अगर ये पूछ ले कि गौरीशंकर ओझा के अनुसार कौन था, तो ये आएगा महेश भट्ट। थोड़ा इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब लिखते हैं इसको विस्तृत तरीके से। है कहाँ ये? यह है अपने कुमलगढ़ दुर्ग। ठीक है, कुमलगढ़ दुर्ग है। ठीक है, या फिर कुमस्वामी मंदिर। कुमस्वामी मंदिर, इसी का दूसरा नाम है मामादेव मंदिर। मामादेव मंदिर, क्या नाम है दोस्तों? मामादेव मंदिर, जो यूनानी शैली का है। ठीक है, ये तो हो गया अपने कि वर्तमान में है कहाँ। अब इसकी वो हो गई भाषा, जो मैंने आपको भाषा बता दी, और पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि भाषा दो ही है, संस्कृत और राजस्थानी भाषा। लेखक मैंने अभी बता दिया, लेखक कौन है। अगर सीधे सीधा आम भाषा में आ जाएगा कि लेखक कौन है, तो आ जाएगा कौन? कान्हा व्यास। और कोई पूछ ले कि हीराशंकर ओझा जी के अनुसार कौन था, वह है महेश भट्ट। जैसे मालूम है आपको समझाने के लिए, मैं इधर एक चित्र बना देता हूँ। ये कोई ऐसा मंदिर है, ये मंदिर है, ये ऐसे। ये ऐसे कोई मंदिर है वहां पे, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे एक काली शिलाएं, काली पट्टी कहीं, यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे ये प्रशस्ति लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे प्रशस्ति लिखी हुई है।
ठीक है। अब भाषा है इसकी, भाषा हो गई संस्कृत। कौन सी है दोस्तों? संस्कृत। लेखक जो मैंने आपको बता दिया अभी, लेखक कौन है? लेखक दो हैं इसके, एक तो है कहाना व्यास। जो आपको सीधा सीधा बोले कि कौन है लेखक तो आएगा ये। अगर ऐसे बोले गौरी शंकर ओझा जी के अनुसार कौन है तो वो आएगा महेश भट्ट। ठीक है, ये हो गई इसके बारे में। अब ये किसके बारे में, जो तो हो गई जो मैंने जानकारी। अब इसके बाद देखने से क्या जानकारी प्राप्त होती है, वो है जानकारी। हमें इससे कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। पहली नंबर पर है जो कालभोज है, कालभोज बप्पा रावल का इसका पुत्र बताया। जबकि कालभोज बप्पा रावल दोनों एक ही व्यक्ति थे, लेकिन इस प्रशस्ति में क्या बताया, इन दोनों का जो कालभोज है ना बप्पा रावल का पुत्र बताया है। कालभोज को बप्पा रावल का पुत्र बताया है। ठीक है, ठीक है, ये तो एक होगा। ये नंबर दो है जो मेवाड़ वंश का तो था ना हमीरदेव सिसोदिया। इसमें हमीरदेव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी है। अब ये विषम घाटी पंचानन होती क्या है? विषम घाटी पंचानन होता है शेर की भांति, अगर विषम परिस्थितियों में शेर की भांति धैर्य रखना, यानी कठिन परिस्थितियों में भी घबराना नहीं, कठिन परिस्थितियों में अपने धैर्य को बचा के रखना, उन मुसीबत का बिल्कुल निडर होकर मुसीबतों का सामना करना, उसको बोलते हैं विषम घाटी पंचानन, यानी बिल्कुल शेर की तरह। विरमदेव सिसोदिया। और सिसोदिया वंश की इसने ही स्थापना की थी, हमीरदेव ने। यह हमीरदेव है ना, इसी ने ही सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। और मारवा कौन सा गांव था? सिसोदा गांव। कौन सा गांव था? सिसोदा गांव से की थी। और उसी से ये सिसोदिया वंश का नाम पड़ा था। ठीक है, सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी। ठीक है, नंबर 3 पे है जो कालभोज था ना, कालभोज एक ऋषि थे, हरित ऋषि। कालभोज हरित ऋषि। हरित ऋषि के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी। ठीक है, जो बचपन था में जो था ना कालभोज, बचपन में हरित ऋषि की गायें चराता था। ठीक है, उसको उतार लो। ये याद रखना, गौरी शंकर ओझा के अनुसार कि यहाँ संबंधों कि दो दो नाम कैसे आ गए, ये इसके अनुसार है। अगर सीधा सीधा पूछे तो वो तो है ही कान्हा व्यास। ठीक है, ये तो इनके अनुसार हो गया। और ये वैसे सीधा का सीधा जो सीधा सीधा उत्तर देना कि महेश, ये कौन? कान्हा व्यास है। ठीक है, उतारो इसको, चलते हैं आगे। नंबर 7 पे है अब अगला है अपना राज प्रशस्ति, जो अक्सर एग्जाम में उस
प्रशस्ति इसमें एक ना कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, उसका नाम है राज प्रशस्ति नंबर 7। राज प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। अब ये राज प्रशस्ति है जो अपने राजसमंद झील है, ये झील की पाल पर बनी हुई है। पहली बात तो ये, इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। इसकी भाषा है कैसी, पता है आपको? संस्कृत भाषा है इसकी। और इसके जो श्लोक है ना, श्लोक, इसमें श्लोक कितने हैं? इसमें कुल श्लोक है, श्लोक की संख्या 1106। सर्ग है इसमें 24, सर्ग का मतलब अध्याय 24। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यह प्रशस्ति है ना विश्व के सबसे बड़ी प्रशस्ति है। मतलब यह 25 काली शिलाओं पर लिखित है। और इसके लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। और यह सबसे मेन बात है, यह माघ पूर्णिमा को लिखी गई थी। ठीक है। अब इसके बारे में जानकारी क्या प्राप्त होती है? एक तो इसमें मेवाड़ वंश की जानकारी प्राप्त होती है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि इसके अंतिम सर्ग मतलब 22, 23, 24 सर्ग में राज सिंह की मृत्यु का उल्लेख है। इसको मृत्यु के क्या कारण थे। तीसरा है किशनगढ़ की जो राजकुमारी चारुमती और राज सिंह का विवाह का उल्लेख है। ठीक है, ये इन बातों का उल्लेख। और एक मेन बात, मेवाड़ और मुगल संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में हुई थी। इसका उल्लेख इस प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है। अब लिखते हैं इसके बारे में डिटेल से। यह है राजसमंद, यह राजसमंद झील की पाल पर है। कहाँ बनी हुई है ये? राजसमंद झील की पाल पर बनी हुई है। अब इसका निर्माण था निर्माण करवाया था राज सिंह ने। ये तो आपको नाम से पता चला कि राज प्रशस्ति राज सिंह ने बनवाई थी, राज सिंह ने। ठीक है। अब है आगे भाषा। भाषा है, आपको पता है इसकी भाषा, मैंने आपको काफ़ी बता रखा है कि इसकी भाषा क्या है। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि उनकी कौन सी भाषा है प्रशस्ति की। अब है इसके लेखक, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेखक है रणछोड़। कौन? रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है दोस्तों? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब चलते हैं आगे। श्लोकों की संख्या कितनी है इसमें? श्लोकों की संख्या है इसमें 1106। अब इसके अंदर है सर्ग। कितने दोस्तों, कितने सर्ग है? सर्ग है अपने 24। और निर्माण हो गया, भाषा हो गए, लेखक हो गए, श्लोक हो गए, और ये सर्ग हो गए। अब इसके जो क्या क्या इसके अंदर, इस प्रशस्ति के अंदर क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है, ये पढ़ते हैं इसके बारे में। यह है 25 काली शिलाओं पर लिखित है। कितनी शिलाओं पर? 25 शिलाओं पर।
अब देख लो, आप अनुमान लगा सकते हो कि ये प्रशस्ति कितनी बड़ी है। और शिलाएं छोटी मोटी नहीं है, चलिए शिलाएं भी बहुत बड़ी बड़ी है। उसके उस 25 शिलाओं पर पूरे मेवाड़ वंश का इतिहास लिखा हुआ है। अब है जानकारियाँ। जानकारियाँ क्या जानकारी प्राप्त होती है? पहली बात तो यह है कि इसमें मेवाड़ और मुगल संधि की जानकारी या मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख है। मेवाड़ व मुगल कब हुई थी? 1615। संधि का उल्लेख। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सी प्रशस्ति में मेवाड़ और मुगल संधि का उल्लेख मिलता है? वह है राज प्रशस्ति। नंबर दो पर क्या है? चारुमती एवं राज सिंह। चारुमती कौन थी दोस्तों? चारुमती थी किशनगढ़ की राजकुमारी, जिससे औरंगजेब स्वयं खुद इससे शादी करना चाहता था, लेकिन इससे राज सिंह ने शादी कर ली। राज सिंह के विवाह का उल्लेख। विवाह का उल्लेख। नंबर 3, जो मेन बात है वो आपको बता देता हूँ मैं। एक तो ये माघ पूर्णिमा को लिखी गई है, ठीक है। और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? तो वह है राज प्रशस्ति। यह है माघ पूर्णिमा को लिखी गई थी। यह माघ पूर्णिमा को लिखी गई थी, ठीक है। और नोट लिख लेना, एक मैं नोट लिख देता हूँ। मैं नोट ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखता रहे। यह है विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, ठीक है दोस्तों। ये होगा अपना राज प्रशस्ति कंप्लीट। इसको उतारो पर चलते हैं आगे। और जो सर्ग है ना अपना सर्ग, यानी 22, 23, 24 या अंतिम सर्ग हो गया 22, 23 में या 24, इसमें राज सिंह की मृत्यु का उल्लेख है। थोड़ा ये भी ध्यान रखना, यानी 22, 23, 24 इसमें, यानी कहने का मतलब हो गया अंतिम सर्ग 22, 23, 24 में राज सिंह की मृत्यु का उल्लेख है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। और ये भी ध्यान रखना, जो नोट मैंने लिखा रखा है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, वो है राज प्रशस्ति। नंबर 8 पे कौन सी है? जगन्नाथ। कौन प्रशस्ति है? जगन्नाथ प्रशस्ति। अब देखो जगन्नाथ प्रशस्ति है कहाँ? ये जगन्नाथ प्रशस्ति है अपने जो जगदीश मंदिर है, जो उदयपुर में, यानी ये जो है ना मंदिर, ये जगन्नाथ प्रशस्ति उदयपुर में स्थित है। ये इसके बारे में कहा जाता है कि यह सपनों में बना मंदिर है जगन्नाथ। यह जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह सपनों में बना मंदिर या सोपन संस्कृति में बना मंदिर है, ठीक है।
पहली बात ये होगी। दूसरी बात है कि जो जगन्नाथ मंदिर है ये प्रसिद्धि कहाँ स्थित है? जगन्नाथ के जगदीश चौक के अंदर स्थित है। ठीक है। इसका लेखक कौन था? जगत सिंह प्रथम ने इसको बनवाया था। ठीक है। इसकी भाषा आपको पता है कि भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। और इसमें एक ही जानकारी प्राप्त होती है, इसमें हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। और कौन सी जग प्रशस्ति है? वह है जगन्नाथ प्रशस्ति। ठीक है। सपनों में बना मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब वो जगत सिंह प्रथम थे ना, उसको एक सपना आया था रात को। जगन्नाथ यानी जगन्नाथ विष्णु भगवान से संबंधित मंदिर है। तो उसको सपना आया, तो वो सपनों में, तो सुबह उठे तो वो सपनों में उसको अपने जो सुबह अपने दरबार में अपना विचार रखे, उसने बोला कि मेरे रात को ऐसा सपने आया और उसको इस मंदिर के बारे में ऐसा सपना आया। तो वो उस मंदिर के बारे में उन्होंने दरबार में चर्चा की थी। तो इसमें वो चर्चा की तो सपनों में आया, और सपनों में जैसे आया तो उसने अगले दिन में सभा में रख दिया और इसका निर्माण चालू कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं इसको सपनों का मंदिर या स्वप्न संस्कृति का मंदिर। स्वप्न संस्कृति का मंदिर। ठीक है। स्वप्न संस्कृति का मंदिर। और ये कहाँ है? अपने जगन्नाथ मंदिर है ना, जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर। ये जगन्नाथ मंदिर में है, और ये जगन्नाथ मंदिर के जगदीश चौक में स्थित है। जगदीश चौक कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है जगदीश चौक में। ठीक है। अब इसके हैं लेखक कौन है? लेखक इसके हैं कृष्ण भट्ट। कौन है? कृष्ण भट्ट। भाषा संस्कृत है ही। और जानकारी इसमें हमें एक ही जानकारी प्राप्त होती है, और वो है जानकारी। जानकारी क्या प्राप्त होती है इसमें? इससे हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है या उल्लेख है। ठीक है। ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1876 में। ठीक है। और डेट क्या थी? 21 जून। 21 जून 1876 में। और कहीं कहीं 18 जून भी आता है। तो सही डेट ये होगी 21 जून 1876 में। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये हो गया अपना जगन्नाथ प्रशस्ति के बारे में। अब चलते हैं अपन आगे। नंबर 9, अब बिजोलिया शिलालेख। नंबर 9 है बिजोलिया। कौन सा शिलालेख है? प्रशस्ति है बिजोलिया का शिलालेख। मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको शुरू शुरू में एक बात पर चर्चा की थी कि 27 दिसंबर को एग्ज़ाम लगा था इन्वेस्टिगेटर का, कि इसमें से एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन इसी में से पूछा था, और वो बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन था मैं। ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा भी, है ना। तो इस और वो थी, देखो बिजोलिया शिलालेख है, जैसे ये कोई मंदिर है। ठीक है। मंदिर है, ये मंदिर है
बात है इस मंदिर की कब, 5 फरवरी 1170 की बात है। इसकी पुण्यतिथि नहीं, स्मृति, पुण्यतिथि उसको बोलते हैं जब किसी की इंसान की मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी याद में वो सभा रखी जाती है ना, उसको बोलते हैं पुण्यतिथि, उसको ये बोलते हैं। तो इस मंदिर है ये, जैन मंदिर है ये, पीताम्बर का जैन मंदिर है। तो 5 फरवरी 1170 में इसकी स्मृति में श्रावक लोलाक के द्वारा लिखवाई गई। किसके द्वारा लिखवाई गई, श्रावक लोलाक द्वारा। और ये नाम याद रखना, किसके द्वारा लिखवाई गई थी, श्रावक लोलाक के द्वारा। 5 फरवरी 1170 की इस मंदिर की स्मृति की याद में लिखवाई गई थी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। अब ये है कहाँ, बिजोलिया में। ठीक है। बिजोलिया, ये है भीलवाड़ा में। ठीक है। लिखवाई किसने, श्रावक लोलाक ने। और इसके रचयिता कौन, रचने वाला कौन है, रचने वाला रचयिता कौन थे, एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके रचयिता गुणभद्र। कौन थे दोस्तों, गुणभद्र। ठीक है। अब लिखने वाला कौन था, और ये है ना, यह है यह कायस्थ केशव ने लिखा था। कौन लिखा था, कायस्थ केशव ने लिखा था। ठीक है। भाषा संस्कृत हो ही गई, भाषा संस्कृत। ठीक है। लेखक बता दिया मैंने, रचयिता कौन था, किसके द्वारा, किसने, लिखने वाला कौन था, लिखवाया किसने था, लिखवाया कौन था, श्रावक लोलाक ने लिखवाया था। 5 तारीख कौन सी थी, 5 फरवरी 1170 में मंदिर की स्मृति में, 5 फरवरी 1170 में मंदिर की स्मृति में, मंदिर यहाँ पर किया जाएगा। स्मृति में श्रावक लोलाक ने लिखवाया। याद रखना कि किसने लिखवाया था। ठीक है। ये हो गया भाषा, लिखने वाला, रचयिता, और कहाँ है, बिजोलिया गांव है भीलवाड़ा में। अब इसमें क्या क्या जानकारी है, और इसके पद्य कितने लेख हैं, कितने पद्य लेख है, कितने पद्य भाग हैं। इसमें है 93 पद्य भाग हैं। कितने हैं, 93 पद्य भाग हैं। अब इसमें क्या जानकारी मिलती है, जो एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में, इसमें से जानकारी में से पूछा था। पहले तो ये जानकारी में मैं इसको लिख देता हूँ। यह है पार्श्वनाथ, यह है
पार्श्वनाथ, ये जैन मंदिर है पार्श्वनाथ, यह है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। यह पार्श्वनाथ जैन मंदिर की दीवारों से मिला है, दीवारों से मिला है। क्या? ये प्रशस्ति। कौन से मंदिर की दीवार है? यह पार्श्वनाथ जैन मंदिर। तो ये भी ध्यान रखना। अब है जानकारी। जानकारी एक तो ये मतलब कि बिजोलिया का इसमें प्राचीन नाम उत्तर मादरी मिलता है। क्या नाम मिलता है? उत्तर मादरी मिलता है। पहली बात तो ये। और इसमें है कि इसमें सांबर और अजमेर के चौहानों की वंशावली मिलती है। वंशावली यानी उनके वंशों के बारे में या वंशों की उल्लेख मिलती है कि पीढ़ी दर जो पीढ़ी चलती है ना, कि उसके बाद में कौन सा शासक आया, कौन आया, उसने क्या कार्य किया, क्या उपलब्धियाँ, उसके बारे में यानी वंशावली प्राप्त होती है। बात तीसरी है 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर की स्थापना की थी, यानी सांबर झील की स्थापना की थी या चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और इसमें से पांचवा, और जो इसमें जो बिजोलिया जो है ना शिलालेख, इसमें दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का, नागौर का अहिच्छत्रपुर और पाली का नडल मिलता है। ये इसमें चार मुख्य बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला, इसमें सांबर व अजमेर, सांबर व अजमेर के चौहानों की वंशावली, ठीक है। नंबर दो पे है बिजोलिया का प्राचीन नाम उत्तर मादरी मिलता है। ठीक है। नंबर तीन पे क्या है? नंबर तीन पे है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर की या चौहानों की स्थापना की थी या सांबर झील की स्थापना की थी, इसमें उल्लेख मिलता है। वासुदेव चौहान 551 में वासुदेव चौहान ने, यहाँ पर है, वासुदेव चौहान ने 551 में चौहान वंश की स्थापना, और साथ के साथ सांबर झील की भी स्थापना की थी। ठीक है। और नंबर 4, इसमें है दिल्ली का प्राचीन नाम, दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का कोस्ट ओब्लिक नागौर का अहि छत्रपुर मिलता है। अहि छत्रपुर एवं पाली का नड्डल मिलता है। क्या नाम मिलता है? दिल्ली का, नागौर का अहि छत्रपुर, उपाली का नडल नाम मिलता है। अब वो कौन सा था? एक पॉइंट और है जो मेन पॉइंट, जो वो तो बताया नहीं, जो एग्जाम में आया था।
वो मैं इसको ऊपर लिख दूँ, नंबर 5 है, नंबर पॉइंट मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और आप इसको देख लेना, ठीक है। जो एग्जाम में पूछा गया था वो तो मैंने बताया नहीं, जो मेन बात थी। नंबर 5, इसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण मानना है या बताया है। ये क्वेश्चन पूछा था जो मैं एग्जाम दे के आया था उसमें, तभी मेरे को याद है। कौन सा कि कौन किस तरह पूछा था कि किस अभिलेख शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है, तो ऑप्शन में था बिजौलिया शिलालेख। तो तभी मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना, कि ताकि आपको समझ में आए, और जब भी अपनी नेक्स्ट अगली जो कोई भी एग्जाम आए या आए तो उसको देने जाए तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो उसको समझ लो अपने 2 नंबर या 1 नंबर पक्के हो गए। तो आप इसको आराम से देखना, पूरा देखना, ठीक है। ये हो गया अपना बिजौलिया शिलालेख नंबर 9 का। नंबर 10 पे है वह अगला नंबर 10। कौन सा शिलालेख है? एकलिंगनाथ का प्रशस्ति या एकलिंगनाथ शिलालेख। अब चलते हैं नंबर 10 पे। आज कोशिश ये रहेगी टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर दिया आज। एक लिंग प्रशस्ति, एक लिंग प्रशस्ति, ठीक है। कहाँ है कोई मुझे बताएगा इसके बारे में? यह है अपने कैलाशपुरी गांव में, कैलाशपुरी गांव। और ये गांव कहाँ पड़ता है? ये गांव पड़ता है अपने उदयपुर शहर में, यानी झीलों की नगरी में। उदयपुर में, ठीक है। भाषा आपको पता है ही, इसकी भाषा संस्कृत है। भाषा कैसी है? संस्कृत। लेखक है महेश भट्ट। कौन है? महेश भट्ट, ठीक है। भाषा हो गई, लेखक हो गई। अब इसने बनवाया किसने था? इसका निर्माण राजा भोज, कौन? काल भोज ने करवाया था। यानी ये ऐसे मंदिर है, ये वो मंदिर है, ये है मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर में ये प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति लगी हुई है, और इसका निर्माण कालभोज ने करवाया था। यानी इस प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? कालभोज ने करवाया था, ठीक है। इसका निर्माण कालभोज ने करवाया था। निर्माण है कालभोज। और कालभोज का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है बप्पा राव। जो बप्पा राव उसका मूल नाम नहीं है, मूल नाम तो कालभोज है। बप्पा राव तो उसको उपाधि दी गई थी ऋषि हरित ऋषि के द्वारा, ठीक है। अब है इसकी जानकारी। ये बनवा दिया, यह मंदिर है, इस मंदिर का ये
प्रशस्ति का निर्माण करवा दिया, किसने निर्माण करवाया, कालभोज ने। अब इसकी जानकारी, क्या जानकारी प्राप्त होती है इसमें, कोई बताएगा मुझे इसकी क्या जानकारी प्राप्त होती है? हैं इसमें है ना, जो कौन था इसका लेखक, निर्माण कराने वाला, कालभोज के संन्यास लेने का उल्लेख है। कालभोज के संन्यास लेने का उल्लेख है, लेने का उल्लेख है। बस यही एक जानकारी प्राप्त होती है इस शिलालेख या प्रशस्ति से। क्या? कालभोज जो अंतिम दिन थे वह संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है। उतार लो, चलते हैं आगे। जो मैं इनके जो प्रशस्ति शिलालेख के जो लेखक बता रहा हूँ वो लेखक इम्पोर्टेंट है, लेखक को याद कर लेना। जैसे यह है एक लिंक, एक लिंक से मतलब ए यानी ए हो गया, ये क्या महेश भट्ट, ये एम हो गया, तो अपना टाइम होता है ना ए एम पी एम, तो ए एम हो गया इसका। ठीक है, ए से कौन हो गया, एक लिंक प्रशस्ति, और एम से कौन हो गया, महेश भट्ट। ठीक है, इसका तो ये हो गया। और इस कोमलगढ़ वाले कौन था, कोमलगढ़ में दो थे ना, ये तो कान्हा व्यास और एक महेश भट्ट, तो उसको तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। और जो सातवीं प्रशस्ति अपनी जगन्नाथ प्रशस्ति, सातवीं थी ना, आठवीं, सातवीं तो अपनी राज प्रशस्ति थी, आठवीं इसमें कौन सी, जगन्नाथ प्रशस्ति है जे, और इनके लेखक कौन था, कृष्ण भट्ट यानी जे के। जैसे मतलब क्या होगा, जगन्नाथ प्रशस्ति, कैसे, कृष्ण भट्ट। तो ऐसा थोड़ा याद करने का अपने तरीके से ट्रिक बना लिया जिससे अपन को याद हो जाए। चलते हैं आगे। नंबर 11 अब है आमेर। आमेर का है आमेर का शिलालेख नंबर 11। आमेर का दोस्तों ये कहाँ है, आमेर की शिलालेख, ये नाम से पता है कि ये आमेर में। और इसमें शिलालेख में आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा है। और ये ऐसा शिलालेख या प्रशस्ति है जिसमें मुगल बादशाह मान लो या किसी मुगल की प्रशंसा की गई है, और वो शासक कौन था, जहांगीर की प्रशंसा की गई है। लिखवाया किसके द्वारा, आमेर के शासकों द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है, यह आमेर में है, यह आमेर में है, यह आमेर में है। इसमें आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक खाया है या बताया है। और एकमात्र शिलालेख जिसमें मुगल बादशाह या कोई भी मुगल बादशाह हो या उसका नाम था जहांगीर। ये एक ही शिलालेख है जिसमें मुगल बादशाह की तारीफ या प्रशंसा की गई है। इसमें जहांगीर की प्रशंसा की है। इसमें जहांगीर की प्रशंसा की है। ठीक है, ये हो गया अपना आमेर का शिलालेख। अब नंबर है 12, आगे चलते हैं। अब
और ये है ना, इसमें वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कच्चा हुआ वंश की जानकारी प्राप्त होती है। चलो मैं लिख देता हूँ, आप इसमें भी, इसमें कच्चा हुआ कच्चा हुआ वंश की जानकारी। चलते हैं आगे नंबर 12 पे। वो 12 है अपनी रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी है? रणकपुर। रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति है कहाँ अपनी? ये रणकपुर प्रशस्ति दोस्तों सादड़ी के पास यानी पाली में है। और इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार हैं इसके देपाक हैं। कौन है? देपाक। और इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा नागरी व संस्कृत भाषा दोनों थी इसकी, नागरी व संस्कृत। और इसमें है ना कालबोध और बपरावल को दोनों को अलग अलग बताया है उसमें, यानी वैसे आमतौर पर कालबोध बपरावल को दोनों को एक ही माना जाता है, लेकिन इस प्रशस्ति के अनुसार कालबोध और बपरावल दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है कि इसमें जो हमीर थे ना, हमीर सिसोदिया, उसकी उपाधियों का उल्लेख है। यह हमें इससे ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। सादड़ी के पास और सादड़ी कहाँ पड़ता है? यह है पाली में। अब इसके वास्तुकार कहाँ हैं? वास्तुकार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि रणकपुर प्रशस्ति के वास्तुकार कौन है, और यह है देपाक। कौन है दोस्तों? देपाक। भाषा भाषा हो गई नागरी व संस्कृत। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपनी मेन जो कुछ छोटी मोटी बातें थी। अब इसकी जानकारी, लेखक हो गया, कहाँ है, भाषा है, अब है जानकारी। इससे हमें दो ही जानकारी प्राप्त होती है। पहली जानकारी कौन सी है? इसमें कालबोध बपरावल को अलग अलग बताया है। इसमें कालभोज व बप्पा रावल को अलग अलग बताया है। अलग अलग बताया है। ठीक है। नंबर 2, ये एक हो, ये 2 हो गया। इसमें हमीर सिसोदिया की उपाधियों का उल्लेख। ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना। और इसमें मेवाड़ का इतिहास की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें मेवाड़ की इतिहास की भी जानकारी प्राप्त होती है। मेवाड़ की इतिहास की जानकारी, इतिहास की ये है दो जानकारियाँ। अब चलते हैं अपन आगे।
नंबर 13, जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है। जैन कीर्ति स्तंभ है कहाँ? यह भी अपने चित्तौड़गढ़ दूर के अंदर है। इसका निर्माण जैन व्यापारी जिज्जाक के द्वारा करवाया गया था और इसकी भाषा संस्कृत है और इसमें श्लोकों की संख्या है 75 यानी 75। और इसको किसका निर्माण करवाया था? इसने जिज्जाक ने करवाया था। कहाँ है? चित्तौड़ में। इसकी भाषा कैसी है? भाषा है संस्कृत। कैसी है भाषा? संस्कृत, ठीक है दोस्तों। और अब इसमें जानकारी क्या प्राप्त होती है? जानकारी इसमें दो प्राप्त होती है। इसमें इसका निर्माण किसने करवाया था? जैन व्यापारी जिज्जाक ने करवाया। जैन व्यापारी जिज्जाक ने करवाया। अब इसमें जानकारी क्या प्राप्त होती है? जानकारी ये तो इसमें है हमीर सिसोदिया की उपाधियों का उल्लेख। ठीक है। नंबर 2, अब है नंबर 14। नंबर 14 पे है समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर है, ठीक है। कहाँ है? ये भी चित्तौड़ में है। भाषा कैसी है इसकी? संस्कृत, ठीक है। और इसके श्लोक कितने हैं? श्लोक हैं 75। उसका निर्माण किसने करवाया? ये कोई मंदिर है? ये मैं बना देता हूँ आपको, डायग्राम से समझा देता हूँ। ये वो मंदिर है। इसी मंदिर को है ना, इसी जो प्रशस्ति है ना, इसको त्रिभुवन मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर क्या बोलते हैं इसको? त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। और निर्माण किसने करवाया था इसका? भोज राजा था, है राजा भोज। इसको ऐसे कर लो, परमार शासक था ये। कौन था? परमार शासक भोज। ये याद रखना। ये तो त्रिभुवन नारायण मंदिर और परमार शासक, इसका निर्माण किसने करवाया था? परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। और इसमें जानकारी कुछ नहीं मिलती नहीं है इसमें, बस इसमें इतना ही है। भाषा कहाँ है? श्लोक है, बस। अब आगे चलते हैं नंबर 15 पे। ये याद रखना दोस्तों, ये त्रिभुवन नारायण मंदिर और ये परमार शासक भोज। नंबर 15, कोशिश मेरी यही है कि आज इस टॉपिक को मैं यहीं पे पूरा कंप्लीट कर दूँ। जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाए तो हम नेक्स्ट नए वीडियो में या नए वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करें। तभी मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं। नंबर 15, चिरवा का शिलालेख।
चिरवा का शिलालेख। यह है कहाँ है? यह है अपने चिरवा गांव उदयपुर में। चिरवा गांव उदयपुर में। और ये शिलालेख कब का है? यह है अपना शिलालेख है 1273 ईस्वी का। कब का है? 1273 ईस्वी का। इसकी भाषा कैसी है? भाषा वही है नागरी या संस्कृत। भाषा है इसकी नागरी। अब इसमें है बप्पा रावल की जानकारी मिलती है, तो इसमें बप्पा रावल की जानकारी। और इसमें सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख है। सामाजिक कुरीति मतलब, सामाजिक कुरीति का मतलब सती प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख। ये दो जानकारियाँ प्राप्त होती है। ये तो बप्पा रावल की जानकारी प्राप्त होती है, सती प्रथा का उल्लेख। सती प्रथा न देकर कभी कभी ये बोलो कि कौन सी शिलालेख में सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख मिलता है, वह है चिरवा का शिलालेख। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और इसमें बताने की बात है नहीं कि मेवाड़ का इतिहास भी मिलता है इसमें। नंबर 16, नौलखा की बावड़ी शिलालेख। और ये दोस्तों कहाँ है अपने? ये है अपने डूंगरपुर में। कहाँ है? नौलखा की बावड़ी या शिलालेख कहाँ है? डूंगरपुर में। निर्माण, निर्माण है इसका आस्करण की रानी। कौन दोस्तों? आस्करण की रानी कौन थी? आस्करण की रानी थी प्रेमल देवी। प्रेमल देवी ने। ठीक है। और इसमें जानकारी क्या प्राप्त होती है? इसमें जानकारी एक ही प्राप्त होती है। क्या वह थी? कौन सी जानकारी थी? उसमें है वागड़ के चौहानों की वंशावली। वागड़ के चौहानों की वंशावली। वंशावली का मतलब समझते हो आप? वंशों का इतिहास, या वंशों के बारे में, वंश पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उनकी वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, उस साइड को बोलते हैं वागड़ प्रदेश। तो उनके चौहानों की वंशावली प्राप्त होती है, वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आज ये टॉपिक आज यहीं पर ख़त्म होता। और जो अपना था ना राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलेंगे नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और अपने जो भी आपके मोबाइल में जो पढ़ाई से संबंधित जो भी ग्रुप हैं, व्हाट्सअप या फेसबुक और टेलीग्राम, उनमें अपने शेयर उसमें दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है। और वीडियो को देख के लाइक करना। डिसलाइक भी कर सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए बाध्य नहीं हुआ कि आप लाइक ही करके जाओ, डिसलाइक भी कर सकते हो। आप उसके लिए स्वतंत्र हो बिल्कुल कि ये मुझे डिसलाइक करना है, लाइक करना है। ठीक है। वीडियो देखना, फिर अपने सोच समझ से फिर करना। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।